नमस्कार। एक पुरातत्ववेद यानी मेरे नजरिए से अगर देखें तो जमीन के नीचे दबे अतीत की परतों को खोजना हमेशा से ही रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव रहा है। आज की इस ऐतिहासिक छानबीन में हम सीधे उन सुरागों की खुदाई करेंगे जो हमें मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति तक ले जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सफर पर निकलते हैं। अब यहाँ पुरातत्व का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने आता है। जरा सोचिए कैसे हर पल भटकने वाला एक साधारण सा शिकारी इस पूरी धरती का स्वामी बन बैठा। लाखों साल पहले जब हमारी धरती बर्फ की सफेद चादर से ढकी थी, हमारे पूर्वज बस जंगलों में भटकते थे, विशालकाय मैमथ और खतरनाक जानवरों का पीछा करते थे। उनका इकलौता मकसद बस एक था, किसी तरह आज का दिन कट जाए और जान बची रहे। तो आखिर इन खानाबदोश लोगों ने ये सर्वाइवल वाली पहेली सुलझाई कैसे, और कैसे ये एक जगह बस कर खेती करने लगे? आइए अपनी इस खुदाई का पहला अध्याय शुरू करते हैं, हिमयुग के खानाबदोश। अगर हम डीएनए के सबूतों के आधार पर इंसान के सफर को ट्रेस करें तो ये कहानी आज से करीब 2 लाख साल पहले शुरू होती है, अफ्रीका के मैदानों में। फिर लगभग 70,000 साल पहले इंसानों के एक छोटे से समूह ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन कहा जाता है। और फिर एक बहुत लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद करीब 65,000 साल पहले उनके कदम भारत की उपजाऊ नर्मदा घाटी में पड़े। आखिरकार 12,000 साल पहले जाकर उस जमा देने वाले हिमयुग का अंत हुआ। ये टाइमलाइन सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये हमारे वजूद की कहानी है। अब इन दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियों को देखें। एक तरफ वो शिकारी है जिसका जीवन पूरी तरह जंगली जानवरों के भरोसे था, छोटे छोटे गुटों में बस यहाँ से वहाँ भटकते रहना। भीमबेटका की प्राचीन गुफाओं में जो चित्र उकेरे गए हैं ना, वो इसी कठिन जीवन की गवाही देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नई दुनिया करवट ले रही थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ पक्के घर थे, मौसम के हिसाब से प्लानिंग थी और सबसे बड़ी बात, प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने की कला थी। ये एक ऐसा बदलाव था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पर सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कैसे? खैर, इसका जवाब है होलोसीन वार्मिंग। करीब 12,000 साल पहले धरती का तापमान अचानक बदलने लगा। बर्फ की मोटी मोटी चादरें पिघलने लगी, ग्लेशियरों से नई नदियां फूट पड़ीं और मौसम का एक तय चक्र शुरू हो गया। इसी एक प्राकृतिक घटना ने सिंधु और गंगा के मैदानों को इतना उपजाऊ बना दिया कि वहां जंगली गेहूं और धान अपने आप उगने लगे। प्रकृति ने खेती के लिए खुद एक स्टेज तैयार कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन जगहों की खुदाई करते हैं जहां हमें भारतीय उपमहाद्वीप के पहले किसानों के सुराग मिले। साल था 1974, जगह बलूचिस्तान की धूल भरी घाटी। फ्रांसीसी पुरातत्वविद जीन फ्रांसवा जारिगे अपनी टीम के साथ वहां खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक एक मजदूर का औजार मिट्टी के नीचे दबी एक समतल ईंट से टकराया। जब वहां से और मिट्टी हटाई गई तो हम सबके होश उड़ गए। वहां 9,000 साल पुराना एक मिट्टी का घर और जले हुए गेहूं के दाने मिले। मेहरगढ़ के रूप में दुनिया के सबसे पुराने कृषि गांवों में से एक हमारे सामने था। मेहरगढ़ से हमें जो सबूत मिले वो सच में हैरान करने वाले थे। ये लोग सिर्फ बीज नहीं बो रहे थे, बल्कि उन्होंने जंगली गेहूं और जौ की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना सीख लिया था। साथ ही भेड़, बकरी और मवेशियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी और फूस के घर थे जिनमें अनाज रखने के लिए बाकायदा अलग कमरे बने थे। और सबसे दिलचस्प बात, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन बीजों का डीएनए पश्चिम के ईरानी फर्टाइल क्रीसेंट से जुड़ा था। मतलब उन्होंने पश्चिमी बीजों को एक बिल्कुल नए माहौल में उगाने की महारत हासिल कर ली थी। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, कृषि की क्षेत्रीय जड़ें। क्योंकि देखिए, खेती कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बस एक ही जगह शुरू हुई और रुक गई। ये तो एक ऐसी लहर थी जो भारत की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल रही थी। हमारे प्राचीन पूर्वजों की समझदारी देखिए। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में हमें 6500 ईसा पूर्व के जले हुए चावल के दाने मिले। ये दुनिया में धान की खेती का सबसे पुराना सबूत है। कश्मीर के बुरजूम में उन्होंने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे वाले घर बनाए और फसलों को सुरक्षित रखा। बिहार के चिरांद में नदियों की उपजाऊ मिट्टी का फायदा उठाकर बाकायदा क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र शुरू किया। और दक्षिण भारत के हल्लूर जैसे सूखे इलाकों में जहां बारिश कम होती है, वहां उन्होंने बाजरा और अरहर उगाकर ड्राई फार्मिंग में मास्टरी कर ली। कमाल है ना? और मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ हमारे उपमहाद्वीप में नहीं हो रहा था।
पूरी दुनिया में खेती के चमत्कार एक साथ हो रहे थे। फर्टाइल क्रीसेंट के यरेको में गेहूं और जौ लहलहा रहे थे। चीन की यांगसी और पीली नदी घाटियों में चावल और बाजरा उगाया जा रहा था। मेक्सिको में तो हजारों साल की मेहनत से एक जंगली घास को मक्के में बदल दिया गया। और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की जमा देने वाली ऊंचाइयों पर भी आलू और क्विनोआ की खेती हो रही थी। ये सच में एक ग्लोबल वेकअप कॉल थी। तो खेती आ गई, लेकिन औजारों से लेकर व्यापार तक का सफर कैसे तय हुआ? आइए इसे समझते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। ये एक बहुत ही लॉजिकल चेन है। नवपाषाण युग में ब्रह्मगिरी जैसी जगहों पर पत्थरों को पॉलिश करके शानदार और मजबूत औजार बनाए गए। इन औजारों से जंगल काटे और जमीन साफ की गई। फिर जब जमीन पर फसल लहलहाई तो जरूरत से ज्यादा अनाज यानी सरप्लस पैदा हुआ। अब इतने सारे अनाज को बचाने के लिए इंसान ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन और स्टोरेज पिट्स बनाए। और जब पेट भरा हो और अनाज भी एक्स्ट्रा हो तो जन्म होता है व्यापार और बार्टर सिस्टम का। ये कोट उस पहले व्यापारिक विचार का मूल है। अगर मैं अपना थोड़ा अनाज तुम्हें दूं और बदले में तुम मुझे एक मिट्टी का घड़ा दे दो तो हम दोनों का काम बन जाएगा। ये एक बेहद सरल पर क्रांतिकारी सोच थी। इसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि मेहरगढ़ और बुरजूम की खुदाई में हमें ऐसे पत्थर और सीपियां मिली हैं जो समुद्र के किनारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर वहां पहुंचे थे। साफ है कि लंबी दूरी के ट्रेड रूट तब तक बन चुके थे। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सभ्यता के बीज। कैसे इस एक्स्ट्रा अनाज ने विशाल सभ्यताओं की नींव रखी। नंबर 6। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्केल को दिखाता है। हड़प्पा की खुदाई में हमें ऐसे 6 विशाल अन्नागार या गोडाउन मिले हैं। ये बड़े बड़े लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बने थे ताकि समाज की सबसे कीमती संपत्ति यानी उनके अनाज को सीलन से बचाया जा सके। ये प्राचीन दुनिया के पहले शक्ति केंद्र थे। देखिए, ये जो अन्नागार थे ना, ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, बल्कि ये शक्ति और प्रशासन के केंद्र बन गए। जिसके पास अनाज का भंडार था, सत्ता उसी के हाथों में थी। और यहीं से शुरू हुआ लेबर डिवीजन। मतलब अब हर किसी को खेत में पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कुम्हार बने, कुछ ने औजार बनाए, तो कुछ ने खूबसूरत जेवर तराशे। मेसोपोटामिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फलने फूलने लगा, जहां वो हड़प्पा को मेलुहा के नाम से जानते थे। और सबसे बड़ी बात, जब पेट भरने की रोज रोज की चिंता खत्म हो गई तो इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को कला के जरिए उकेरना शुरू किया। 1957 में वीएस वाकणकर ने मध्य प्रदेश के जंगलों में अचानक से भीमबेटका की खोज की। वहां उन्हें 400 से ज्यादा गुफाएं मिली जो लाल हेमेटाइट और सफेद चूने की पेंटिंग से भरी हुई थीं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि खेपी ने इंसान को वो फुर्सत दी जिसमें वो अपनी कहानियां हमेशा के लिए पत्थरों पर दर्ज कर सका। ये पूरी कहानी हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। एक बीज बोने की उस छोटी सी घटना ने धरती के साथ हमारा बुनियादी रिश्ता कैसे बदल दिया। जब इंसान का जीवन पूरी तरह से बारिश और फसल पर निर्भर हो गया तो उसने मिट्टी को सिर्फ एक निर्जीव चीज नहीं बल्कि माँ माना। बिहार के चिरान से मिली टेराकोटा की मातृदेवी की मूर्तियां इसी सोच का प्रमाण हैं। वायु, जल और सूर्य जैसे प्रकृति देवताओं की पहली कल्पनाएं इन्हीं खेतों से जन्मी। आज हम जिस भव्य आधुनिक सभ्यता में सांस ले रहे हैं, जरा सोचिएगा, उसकी असल जड़ें उन शुरुआती किसानों के खेतों में ही कहीं गहराई तक दबी हुई हैं।